यस सर। सो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड हु मे फाइल सूट एंड कंसिडरेशन फॉर द गारंटी, ये सारी चीजें कवर कर लिया है। ओके। एंड इसके बाद इन तीनों को हम लोग नोट्स से देख लेते हैं। वैसे जो मैंने नोट शेयर किया था आप सबको मिल गया था? ठीक है था सर। ओके। सो इज इट विजिबल टू एवरीवन? सर काय में शेयर किया था, मुझे पता नहीं है इस बारे में, बताएंगे? सेरिन शायद आपको मैंने भेजा था ना? सर मैंने ग्रुप में 2 बार या एक्चुअली 3 बार शेयर कर दिया है। कोई नहीं, इनको बता देना आप। आप अभी जो अपना नंबर शेयर पूछ कर रहे दीजिए। मैं अगर आप ग्रुप में नहीं है मैं आपको ऐड करके दोबारा शेयर कर दूंगी। जी मुझे पता नहीं है कौन सा ग्रुप है। ये फर्स्ट ईयर एलएलबी करके ग्रुप है। आप अपना नंबर हाँ। शेयर कर दीजिए मैं आपको ऐड कर दूंगी। उसमें किस नंबर पे भेजना है? यहाँ पे आप मैसेजेस में यहाँ पे इनबॉक्स में भेज दीजिए इस वाले अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक क्लास। ठीक। जी मैम, एंड ठीक। सेरिन आपने मेरे को सिलेबस भी भेजा था कॉन्ट्रैक्ट का ना? सर मैंने भेजा था आपको। मैं चेक कर मैं लेगा। दोबारा नहीं नहीं, दोबारा नहीं, एक ही बार में हो जाएगा। टैक्सेशन वाला तो मेरे पास है बट कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं मिल रहा। कॉन्ट्रैक्ट वाला भेजना एक बार आप तो। आपको हाँ, आप सब कुछ पूछ रहे थे, मैं स्टार्ट करूँ फिर? यस, यू मे स्टार्ट सर। ओके सर। सो हमने पहला देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, वो तो हमारा हो गया था। अब मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मतलब ये कैसे कैसे हो सकता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अगर आपको करना है, सो यू कैन डू बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ओके, मतलब ये दो तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है। ओके। हम कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये कौन सा सेक्शन में था, हमने पीछे कवर किया था, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे तो। हैव यू रिमेम्बर सर ये इसमें एनीवन? डिफरेंस क्या रहता है इम्प्लाइड में और जो है एक्सप्रेस में? नहीं नहीं, एक सेक्शन था एग्जैक्ट, जो ये कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ओके, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप सब वो सेक्शन लिख लो, सेक्शन 9, उसमें एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के बारे में बात किया गया था। चलो नेक्स्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वो पुली वाला गारंटी पुली तरीके वाला से। एग्जाम्पल होगा? हाँ जी। पुली वाला एग्जाम्पल होगा क्या? सब सेक्शन मैंने 9 बोला, वहाँ पे एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों बताया गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस, प्रोमिसेस को एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों तरीके से कर सकते हैं। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी दो तरीके से हो सकता है। यहाँ पे ये मेंशन है, बाय एक्सप्रेस, और ये रहा बाय इम्प्लाइड। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस। यस सर। यस सर। ओके। नेक्स्ट आपका आता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेमनिटी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट में आता है तो आपको एलिमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। इवन देन किस पे भी, किसी पे भी पूछता है तो एलिमेंट्स हमें लिखना पड़ता है। तो उनके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? तो पहला है यहाँ पे एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ओके। एंड सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे लॉस टू वन पार्टी, मतलब एक पार्टी को उसमें लॉस हो। फिर थर्ड एलिमेंट है इंडेमनिटी बाय द प्रोमिसर, मतलब उस पार्टी को लॉस दिया जाना चाहिए बाय प्रोमिसर। और फोर्थ है रीजन फॉर लॉस, मतलब कि रीजन भी होना चाहिए लॉस का, क्योंकि विदाउट रीजन लॉस हो भी नहीं सकता। तो रीजन फॉर लॉस इज अ फोर्थ एलिमेंट। आप सबने नोट्स एक बार देखा था, मतलब इस चीज को थर्ड क्या रिवाइज किया? बताया था सर? थर्ड थर्ड इंडेमनिटी बाय द प्रोमिसर। लॉस बाय प्रोमिसर। सर इंडेमनिटी, सर ये नोट्स में है, देखिए आप दिख रहा होगा। इंडेमनिटी बाय द प्रोमिसर, ये रहा।
ठीक है। देखा? हाँ। फोर्थ है रीजन फॉर लॉस, मतलब किस रीजन से लॉस हुआ। ओके, तो बहुत कॉमन है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट था, सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही होगा, एक पार्टी को लॉस हुआ होगा और दूसरा पार्टी मतलब प्रॉमिसर उसको इंडेमनिफाई करेगा। और फोर्थ रीजन फॉर लॉस। नेक्स्ट आता है जो लॉस होता है, मतलब वो बोला रहता है ना प्रॉमिसर की आपको मेरे थ्रू या किसी अदर पर्सन के थ्रू या किसी इवेंट एक्सीडेंटल किसी भी तरीके से, मतलब मेरे थ्रू या किसी अदर पर्सन के थ्रू लॉस होता है तो मैं आपको वो दूंगा। बट इसमें कहता है एनी एक्ट इवेंट और एक्सीडेंटल विच नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, मतलब दैट एक्ट और इवेंट, मतलब जो एक्सीडेंट या जो भी जिस भी चीज के थ्रू लॉस हो रहा है वो किसी पार्टी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंश्योरेंस पे वर्क करता है, मैंने बताया था। जैसे कि आप सोचो कि आप खुद ही अपने किसी प्रोडक्ट को जला करके आप उसका मतलब जो इंश्योरेंस में जो टर्म है या जो मनी वो रिकवर करना चाहो तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दैट लॉस नॉट बाय हिमसेल्फ। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। हेलो? यस सर, यस। यस सर, यस सर। हाँ, तो वो जो लॉस था ना, वो लॉस खुद के थ्रू नहीं होना चाहिए, वो एक्सीडेंटल होना चाहिए। ओके, खुद के थ्रू आप लॉस करके कंपनसेट नहीं ले सकते। नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ लिया था राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, ये काफी मतलब अब जो इंडेमनिटी होल्डर है ये हमने साथ नहीं देखा था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम देखते हैं। जैसे कि बताया था मैंने आप सबको आई थिंक कि इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, जिसको लॉस हुआ रहता है, वही रहता है ना। विक्टिम भी जिसे मैंने बोला था, याद है? याद है ना? यस, यस। यस। आप सब बहुत चुपचाप हो आज, समझ में तो आ रहा है ना? को नहीं है सर, हाँ बोल रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, देखिए आप याद करिए सेक्शन 125 हमने कवर किया था, उसमें था कि इंडेमनिटी होल्डर जो होता है उसके पास क्या राइट होता है। ओके, तो इंडेमनिटी होल्डर वो होता है, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि अगर आपको कोई लॉस होगा तो उसे मैं कंपनसेट करूंगा, तो और आपको लॉस हो गया, तो यू आर अ इंडेमनिटी होल्डर। ओके, तो आप उस सिचुएशन में इंडेमनिटी होल्डर हैं क्योंकि आपको वहां पे लॉस हुआ है। तो आपके पास राइट क्या होगा, जैसे कि आपने हमारी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी उससे पॉलिसी लिया है और मेरे को आप प्रीमियम दे रहे थे, और उस प्रीमियम बदले ये था कि अगर आपके कार है, कार डैमेज होती है तो उसके लिए 2 लाख रुपए आप पाओगे। सो यू आर इंडेमनिटी होल्डर। तो जब भी आपको लॉस होता है तो आपके पास क्या क्या राइट होते हैं, या जब भी आपके साथ कोई एक्सीडेंट कॉज होता है तो आपके पास क्या क्या राइट होते हैं। तो पहला है राइट टू रिकवर डैमेज, मतलब आप वो डैमेज रिकवर कर सकते हो जिसके लिए आपने पॉलिसी लिया था या जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किया था। इज इट क्लियर? यस, यस। हाँ। यस। सेकंड है राइट टू रिकवर कॉस्ट, मतलब लागत। डैमेज अलग होता है, कॉस्ट अलग होता है। ओके, तीसरा है राइट टू रिकवर सम स्पेड, जैसे कि सम स्पेड मतलब आप क्या समझ रहे हो। थर्ड है आपका राइट टू रिकवर सम स्पेड, मतलब जो आपने अमाउंट पे किया, जैसे कि एक एग्जांपल हम मानते हैं कि आपने अपने कार को 10,000 में मतलब वो कराया, डेंटिंग पेंटिंग एंड प्रॉपर उसे रिपेयर कराया, तो वो कह रहा है कि आपके पास राइट रहता है कि आप जो सम्स पेड किए हो, मतलब जो अमाउंट पेड किए हो आप वो भी ले सकते हो। क्लियर? सो डैमेज, और हाँ ऐसा नहीं कि आप तीनों लोगे, एक ही लोगे तीनों में से, डैमेज लोगे या तो सम पेड लोगे जो आपने पेड किया है, या तो आप क्या लोगे, कॉस्ट जो आपका लागत है, मतलब जो आप लगाओगे। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर।
ओके, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमने पढ़ा था। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पर्सन होते हैं, क्रेडिटर, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, हमने ये देख लिया था। ओके, याद है ना, देख लिया तो सबको क्लियर है ना? एक बार रिवाइज करा दीजिए शॉर्ट में। अच्छा हाँ सर, याद नहीं है, रिवाइज करा दिए सर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये था कि जैसे कि एक पर्सन को कार चाहिए और उसके पास 5 लाख रुपीस है और कार का अमाउंट है 10 लाख रुपीस। तो जिस पर्सन को कार चाहिए उसका नाम है ए। तो और ए गया महिंद्रा कंपनी में कार लेने, और महिंद्रा ने बोला कि यू हैव ओनली 5 लाख रुपीस, सो 5 लाख के लिए आपको कोई गारंटर लाना पड़ेगा जो कि सिक्योरिटी हमको दे। तो जिस पर्सन को लोन चाहिए 5 लाख का, या 5 लाख का मतलब गारंटी चाहिए, वो तो प्रिंसिपल डेटर, और वो कंपनी जो महिंद्रा कंपनी जो है प्रिंसिपल डेटर की वो खर्च देगी। और जो गारंटी देने के लिए आया है, जिसको भी आप लेकर के आओगे, चलो मेरे भी आप पे 5 लाख रुपए के लिए गारंटी दे दो, वो आपका कौन हो जाता है? सिक्योरिटी। श्योरिटी हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है? सर, क्लियर, याद आ गया सर। हाँ, इसके बाद ये सारी चीजें हमारी हो गई जो इम्पोर्टेंट थी, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। कुछ रूल्स हैं, रूल्स में वही हैं जो आपने पहले पढ़ा है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आप करते टाइम कुछ चीजों को ध्यान रखोगे, जैसे कि जो लाइबिलिटी होती है किसी, मतलब वो थर्ड पर्सन चली जाती है, थर्ड पर्सन मतलब सिक्योरिटी पे चली जाती है, वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है। जैसे कि डेट अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं दे पाता तो सिक्योरिटी देगा, मतलब लीगली इन्फोर्सेबल होता है वो डेट, मतलब वो कर्ज। तीसरा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल होता है। कंडीशनल मतलब कि प्रिंसिपल डेटर नहीं देगा तो सिक्योरिटी देगा, दैट इज अ कंडीशनल नेचर। ओके, नो मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब कि कोई इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होता, सब कुछ क्लियर, सब पर्सन को मतलब सारे फैक्ट सारे पर्सन को क्लियर तरीके से डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। एंड एक चीज और भी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सिक्योरिटी को सिक्योरिटी भी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग को सिक्योरिटी वर्ड? को सिक्योरिटी वर्ड आप समझते हैं? सर, इसका मतलब कि श्योरिटी एक और है, दो की मोर देन वन बजाय सिक्योरिटी, मोर देन वन हो सकती है। हाँ, जस्ट एग्जांपल आपने देखा भी होगा कि बड़ी बड़ी चीजों के लिए, जैसे मान लो आपको 20 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक कहता है कि 2 सिक्योरिटी लेकर के आओ। सो जहां पे भी मोर देन वन सिक्योरिटी है, सो दैट मींस को सिक्योरिटी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब नेचर कह रहा है कि सिक्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होगी। एक एग्जांपल हम समझते हैं। तो सिक्योरिटीज लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव विद द लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, मतलब कि सिक्योरिटी की लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर के जैसे होती है। जैसे एग्जांपल कि अगर प्रिंसिपल डेटर को 5 लाख रुपए बैंक को रिटर्न करना है, अगर वो नहीं दे पाता है तो वो किसको रिटर्न करना पड़ेगा? सिक्योरिटी को रिटर्न करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी की लाइबिलिटी कैसे होती है? प्रिंसिपल डेटर की जैसे होती है, बट तभी होगी लाइबिलिटी जब प्रिंसिपल डेटर वो अमाउंट पे नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये सब मैंने उसी दिन बताया था, उसी का मतलब रिटन फॉर्मेट है। अब आज हम जो नेक्स्ट कवर करने जा रहे हैं ना, पहले कुछ हेडिंग सेक्शन वो कवर करके दे नोट्स में आपको बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट चीजें और अच्छे से एक बार क्लियर हो जाती है। पहले मैं वो बताता हूँ ना। अब मैं डायरेक्ट वाला चीज आप सबके साथ मतलब शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ तक हमने उस दिन कवर कर लिया था, बाय नोट्स में आपने देख लिया। आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि तो उसी दिन हम लोगों ने ये चीजें समझ ली थी। अब हमें जो नेक्स्ट देखना है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से आपको समझना भी। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है, स्क्रीन विजिबल है सबको? नहीं सर। सर, अभी सर नहीं दिख रहा। स्क्रीन पे कुछ नहीं, दिखाई नहीं। नहीं दे रहा, स्क्रीन दिख रही थी। मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन विजिबल है।
अब तो विजिबल होगा ना? यस सर। यस सर। अब जो हम देखने जा रहे हैं ना, सिक्योरिटी लाइबिलिटी हमने देख लिया, ये तो चलो क्लियर है। एक हमारा आता है शॉर्ट में क्वेश्चन, कंटिन्यूइंग गारंटी। ओके, कंटिन्यूइंग गारंटी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना। अब ये कह रहा है कि अ गारंटी विच एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। मतलब एक ऐसी गारंटी जो कि कहाँ तक एक्सटेंड होती है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। जैसे एग्जांपल, ए इन अ कंसिडरेशन दैट बी विल employ C. A in a consideration that B will employ C in collecting the rent of B is जिम्मेदारी। ओके, मतलब जिम्मेदारी का जो रेंट होता है उसको रिकवर करने के लिए बी ने सी को एक तरीके से अपॉइंट किया। वी विल एम्प्लॉय सी, मतलब सी को अपॉइंट किया। फर्दर कह रहा है कि promises B to be responsible to the amount 5,000 rupees for the collection and payment by C of those rents. This is a continuing guarantee. ये एग्जांपल समझ में आया जो यहाँ पे लिखा है? किसी को विजिबल है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? यस सर, क्लियर है। क्या समझ में आ रहा है? सर इसमें एग्जांपल में ये है कि ए गारंटी दे रहा है बी को कि अगर बी जो है सी को एम्प्लॉय कर लेगा रेंट कलेक्ट करने के लिए बी की जिम्मेदारी का, और अगर कुछ सी अगर कुछ गड़बड़ करता है तो 5,000 तक वो गारंटी लेगा उसकी, कंटिन्यूसली फॉर ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय सी ऑफ दोज रेंट्स, कि वो जो है सी पेमेंट रेंट कलेक्शन करके बी को देगा। बी को प्रॉमिस बी टू रिस्पॉन्सिबल टू द, ठीक है, इसे ऐसे देखना। पहले हम 3 पर्सन को लेते हैं, ए बी एंड सी। ओके, ए बी सी 3 पर्सन हो गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी ने किसको अपॉइंट किया है? विल एम्प्लॉय सी, मतलब बी ने सी को अपॉइंट किया। किसके लिए अपॉइंट किया है? जमींदारी का जो रेंट होता है, जैसे मान लेते हैं कि बी को जमींदारी का रेंट रिकवर कराना, उसके लिए सी को अपॉइंट किया। अब कह रहा है कि प्रॉमिस बी टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ 5,000। मतलब यहाँ पे सी कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है? 5,000 फॉर द कलेक्शन एंड पेमेंट बाय द सी। यहाँ पे वो प्रॉमिस ए कर रहा है। ओके, और यहाँ से कॉमा करके लिखा तो ये होगा, मतलब सी के पूरे मतलब सी कितना कलेक्ट करेगा वो बात की बात है, बट वो कह रहा है 5,000 तक के लिए वो एक तरीके से गारंटी दे रहा है। ओके, सो दिस इज ए कंटिन्यूइंग गारंटी। अब ये कंटिन्यूइंग कैसे है, ये कुछ आइडिया लगा? मतलब इसमें ऐसा क्या लग रहा है कि कंटिन्यूइंग गारंटी है? जैसे कि एक तरीके से बी सी से कह रहा है कि आप मेरे रेंट कलेक्ट करो। ए ने मतलब प्रॉमिस किया या गारंटी दिया कि मैं 5,000 तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, अगर उतना रेंट आपका नहीं रिकवर हो पाता तो भी मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता हूँ। तो ये कैसे एक तरीके से कंटिन्यूइंग गारंटी है? इसमें ऐसा क्या है? सर ये इस तरीके से है कि अगर रेंट जो है मंथली कलेक्ट करना है और हर महीने का रेंट जो है 5,000 या मोर होता है, तो हर महीने के लिए वो जो है गारंटी दे रहा है 5,000 फॉर एवरी मंथ, कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक वो अगर कोई जमींदारी, जब तक जमींदारी कायम है, जब तक रेंट जमींदारी ड्यू है कायम तब तक। ये सी की जॉब पे डिपेंडेंट है सर, जब तक उसकी जॉब कंटिन्यू रहेगी तब तक। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बट इसका एक इलिस्ट्रेशन ये भी है, थर्ड वाला भी देखो और क्लियर होगा थोड़ा। जैसे ए गारंटीज पेमेंट टू बी ऑफ द प्राइस ऑफ 5 लाख, ये जो एस एस सी की एस है ना वो लाख है, 5 लाख ऑफ फ्लोर टू बी डिलीवर्ड बाय बी टू सी।
मतलब ए ने बी से 5 लाख रुपीस के लिए प्रॉमिस किया, और यहाँ पे ये है कि वो जो फ्लोर टू बी डिलीवर्ड बाय बी, मतलब वो फ्लोर बी के थ्रू सी को दिया जाना चाहिए, एंड बी पेड फॉर इन मंथ। बी डिलीवर्स 5 लाख रुपीस टू सी, सी पे फॉर देम, आफ्टरवर्ड बी डिलीवर फॉर सैक्स है, वैसे सैक ही होगा यहाँ पे, टैक्स है सर, ये बोरी। की है सर, बोरे बोरे, सैक ही आटे की बोरी। हाँ, अमाउंट तो उनकी कॉस्ट है, 4 सैक्स की जो कॉस्ट आ रही है 4 बोरियों की प्राइस, वो गारंटी मनी है। देखो, अगर आप सबको मैं अगर कोई लोकल एग्जांपल दूं तो उसके थ्रू समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें बहुत घुमा फिरा के बताया है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम 3 पर्सन को लेते हैं, ए बी सी, और जैसे कि ए सी के लिए, जैसे कि अब बी ने मान लेते हैं सी को अपॉइंट किया किसी भी वर्क के लिए, ओके, और यहाँ पे ए बी से बी को एक गारंटी देता है कि आप सी को हायर कर लो और सी आपका ये काम करेगा, और वो जैसे रेंट जैसे 1 साल रिकवर करना है तो हर मंथ रेंट रिकवर करना रहता है। तो ए बी को गारंटी देता है कि अगर बी ए बी को गारंटी देता है कि अगर सी आपका काम नहीं कर पाता है, पैसे लेके जाता है, तो मैं आपको 5,000 या 10,000 रुपए ऐसे करके दूंगा, ओके। तो जब आप गारंटी मोर देन 1 एक्ट के लिए देते हो, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक लिखा है सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जब आप गारंटी, मतलब मोर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब क्या हुआ, मोर देन 1 एक्ट, ओके। तो जब आप गारंटी मोर देन 1 एक्ट के लिए देते हो, दैट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। और वो गारंटी कब तक कंटिन्यू रहती है, मतलब जब तक वो सीरीज चलती रहती है ना। जैसे और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो इससे आप और अच्छे समझेंगे। पहले वॉइस सबको क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। बेस्ट एग्जांपल, हम आप में से 3 लोग का नाम ले लेते हैं। कुलदीप सर हो गए, कमल सर हो गए, अंकुर सर हो गए, ठीक, 3 लोग आप है ना। तो कमल सर ने अंकुर सर को हायर किया कि अंकुर सर आपको रेंट रिकवर करना है और 12 मंथ तक रेंट रिकवर करना है, और हर मंथ आपको मान के चलते हैं कि 1,000 रिकवर करना है, बट ये 12 मंथ तक आपको रिकवर करना है। तो अब एक मन में ये रहता है ना डर कि अगर ये पैसे लेके चले गए कहीं तो इस चीज के लिए कुलदीप सर ने गारंटी दिया कमल को फॉर द सी कि आई विल पे यू 12,000। कब वो पे करेंगे, कब गारंटी देते हैं कि अगर अंकुर सर वो पैसे लेके चले जाते हैं, तो अगर वो कंटिन्यू अगर देते रहे, जैसे हर मंथ 1,000 करके देते रहे, तब तो गारंटी रहेगी, लेकिन गारंटी को इन्फोर्स नहीं कराना पड़ेगा। गारंटी कब इन्फोर्स होती है, जब यहाँ पे एक पर्सन अपनी लाइबिलिटी को ब्रीच करता है। जैसे अंकुर सर वो पैसे नहीं देते हैं, रेंट रिकवर करके चले जाते हैं, मतलब इन्होंने अपनी लाइबिलिटी को ब्रीच किया, देन गारंटी इन्फोर्स होगी, देन कुलदीप सर को पैसा देना पड़ेगा कमल सर को, उन्होंने उनके लिए गारंटी दिया था। बट अगर वो नहीं हुआ तो गारंटी को इन्फोर्स कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर सिर्फ 1 महीने के लिए होता तब तो ये सिर्फ हो सकता गारंटी, बट मोर देन 1 मंथ है, लाइक 12 मंथ है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो उन सारे मंथ के लिए, सारे मंथ का 12,000 एक तरीके से मोटा मोटा देना, पैसे देने के लिए गारंटी देना, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द, अरे दैट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। इज इट क्लियर? ये तो क्लियर हो गया सर, इसमें कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन क्या है सर, वो पैसा मिलना, वो तो मैंने आपको बताया था ना कि उसमें कंसिडरेशन क्या होगा। आप एक पीछे सेक्शन आ जाइए, ये देखिए, जब हम लोग ये सेक्शन देख रहे थे, कंसिडरेशन फॉर द गारंटी, याद है? याद है मैंने ये वाला सेक्शन पढ़ाया था, कंसिडरेशन फॉर द गारंटी। वॉइस आ रही है आप सबको? यस यस यस। याद आ गया? इसे एक बार और समझा दें। समझा दीजिए, लेकिन ये बात है, आप पढ़ाए थे पिछले क्लास में। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये है, एनीथिंग डन और प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर यहाँ पे कौन है? प्रिंसिपल डेटर यहाँ पे कौन होगा? प्रिंसिपल डेटर जो कर्ज लेता है, जिसके लिए गारंटी दिया जाता है, सी के लिए जैसे गारंटी दिया गया, दैट इज अ प्रिंसिपल डेटर, ओके।
तो प्रिंसिपल डेटर के लिए कोई काम करना ही, ओके, मतलब प्रिंसिपल डेटर को 5 लाख रुपीज कर्ज देना या XYZ प्रिंसिपल डेटर के लिए कोई वर्क करना ही गारंटी होता है फॉर द सियोरिटी कंसिडरेशन, ओके, सियोरिटी के लिए वो गारंटी होता है। क्लियर? तो जब भी आपको इसमें वो देखना पड़ेगा कंसिडरेशन, तो आप 127 सेक्शन का ही यूज करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, क्लियर है सर, क्लियर। हाँ, अब इसमें आता है कि अब ब्रेक अगर करना है, जैसे कंटिन्यूइंग गारंटी को ब्रेक करना है, तो आप कैसे करोगे? तो आप किसी भी टाइम रिवोक कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूइंग गारंटी को गारंटी देने वाला रिवोक करेगा, तो गारंटी कौन देता है? सियोरिटी देता है। तो सियोरिटी किसी भी टाइम कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकता है, बट बाय नोटिस करेगा, मतलब कि इन्फॉर्म करके करेगा, क्रेडिटर को इन्फॉर्म करके किसी भी टाइम को इस चीज को ब्रेक कर सकता है। ओके, तो ये आपका गारंटी एंड इंडेमनिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इनमें आई थिंक आप सबको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। Anyone have any question or doubt? नो सर। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की और बढ़ते हैं हम सब। अब नोट्स में कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं, उसको देखते हैं कि राइट ऑफ सियोरिटी, कि सियोरिटी के पास क्या क्या राइट होते हैं। तो सियोरिटी के जो राइट हैं वो राइट आपके सेक्शन 140, 141, 145, 146 एंड 147 में दिए गए हैं। ओके, तो ये हेडिंग से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि ये सारे राइट्स किसको मिले हुए हैं? सियोरिटी को। और ये राइट जो सियोरिटी को मिले हैं किसके अगेंस्ट मिले हैं? प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट मिले हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सियोरिटी को राइट किसके अगेंस्ट मिलना चाहिए? प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट मिलना चाहिए, क्रेडिटर के अगेंस्ट मिलना चाहिए? देखो, अगर कॉन्सेप्ट समझे रहोगे ना तो ये सब बहुत इजी है, नहीं समझे रहोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये टेक्निकल है थोड़ा। अब जैसे आप प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड सियोरिटी 3 कैरेक्टर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम सियोरिटी की राइट को पढ़ने जा रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, सियोरिटी को राइट किसी न किसी के अगेंस्ट मिलता है। सियोरिटी को राइट किसके अगेंस्ट मिलना चाहिए? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट मिलना चाहिए? दोनों के अगेंस्ट मिलना चाहिए सर। अच्छा, आप ये बताइए, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्यों मिलना चाहिए, ये बताइए आप। क्रेडिटर के अगेंस्ट इसलिए मिलेगा कि वो मेरे से डायरेक्ट वसूली नहीं करेगा, पहले वो प्रिंसिपल डेटर से करेगा, ये मेरा राइट है। जिस समय वो विफल हो जाएगा देने में, तब वो मेरे पास आएगा कि आप पैसा दीजिए। राइट क्या होता है सर? राइट ये नहीं है, आप किसी को कोई काम बताना कोई राइट नहीं होता। जैसे कि आपने कहा कि पहले रिकवर उससे करके तब मेरे से करो, ये राइट ही नहीं है। आप इसको समझिए एक बार अपनी लैंग्वेज में, कितना अटपटा है। जैसे कि कोई आपसे पैसा मांगने आया तो आप कहो कि आप मुझसे नहीं, पहले उससे पैसा मांगो, वो नहीं देगा तब मैं दूंगा, ये राइट नहीं है। राइट का मतलब आप किसी से कोई चीज की डिमांड करो। ओके, सेकंड पर्सन आपसे डिमांड करे, वो राइट नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, राइट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं ना। मुझे आप हरास नहीं करेंगे, इस चीज के लिए नहीं छेड़ेंगे, ये भी तो मेरा एक राइट है ना। और दूसरा राइट ये भी है कि जितना आपने उसको पैसा दिया है, उस पर जितना इंटरेस्ट है, उससे ज्यादा आप मेरे से वसूल नहीं कर सकते। आप सर्टेन से बंधा हुआ है ना क्रेडिटर भी, वो मनमर्जी से तो नहीं कुछ भी कर लेगा ना। एक सर्टेन कंडीशन में मेरी लायबिलिटी आएगी, वही मेरा राइट हो गया। और डेटर के अगेंस्ट राइट ही हो गया, भाई पहले तू देगा। अगर तू पहले ये साबित कर कि तेरे पास देने के लिए नहीं है, या वो कहीं फरार हो गया, तब मैं दूंगा। पहली तो लायबिलिटी डेटर की होगी, तो डेटर के अगेंस्ट भी राइट है मेरा, मैं डेटर से वसूल कर सकता हूं उसको। हाँ, जो अगर सर मैंने सुनिए वही मैं बता रहा हूँ, जो आपको इसमें राइट्स मिलेंगे ना, वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट मिलेंगे। ओके, इसका लॉजिक ये होता है, जैसे कि एक होता है ना डायरेक्ट रिलेशन, एक होता है इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्टली तो आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। ओके, हर पर्सन से कहीं ना कहीं, मतलब हर पर्सन कनेक्टेड है। ओके, बट डायरेक्टली आप आपके जो मतलब खास रिलेटिव है, आप उन्हीं से कनेक्टेड है। ओके, तो सियोरिटी को क्रेडिटर नहीं कहता कि आप गारंटी दो, इट इज योर चॉइस। मतलब वो प्रिंसिपल डेटर लेके आता है, प्रिंसिपल डेटर के बिहेवियर पे, उसके रिलेशन पे आप सियोरिटी देता है। ओके, यहाँ पे क्रेडिटर का कोई रोल ही नहीं है।
ओके, तो जो भी श्योरिटी को राइट होंगे, जो डायरेक्ट राइट होंगे, वो श्योरिटी को राइट प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट मिलेंगे, डायरेक्टली वे में मिलेंगे। इनडायरेक्टली तो आप कहीं से कुछ भी कोरिलेट करोगे सब चल जाएगा, लेकिन ठीक है, ठीक। प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी का ही मेन कनेक्शन होता है, क्योंकि श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के कहने पे आया रहता है। ओके, तो पहला राइट जो उसको मिलेगा प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, वो राइट टू इंडेमनिटी या राइट ऑफ इंडेमनिटी रहेगा। जैसे एग्जांपल, अब प्रिंसिपल डेटर ने कर्ज नहीं दे पाया, अब उस कर्ज को अगर श्योरिटी चुका रहा है तो श्योरिटी उस चीज की इंडेमनिटी लेगा प्रिंसिपल डेटर से। ओके, जस्ट एग्जांपल, 5 लाख रुपए बैंक को देना था, प्रिंसिपल डेटर नहीं दे पाया, श्योरिटी ने 5 लाख दिया, तो अब 5 लाख रुपए श्योरिटी किससे लेगा? प्रिंसिपल डेटर से लेगा। ओके, दूसरा आता है राइट ऑफ सब्रोगेशन। अब राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है? पहले आपने कभी ये वर्ड सुना होगा? जी, शब्द तो सुना है लेकिन अर्थ बहुत तो अच्छा मीनिंग वर्ड है ध्यान ये। में नहीं है। हाँ। सब्रोगेशन को कहते हैं टू सब्स्टिट्यूट। ओके, सब्रोगेशन का मतलब होता है टू सब्स्टिट्यूट। अब जस्ट एग्जांपल, अगर प्रिंसिपल डेटर का कर्ज श्योरिटी चुका देता है तो प्रिंसिपल डेटर को मिलने वाले सारे प्रॉफिट सब कुछ पे राइट किसका हो जाता है? श्योरिटी का। ओके, मतलब वो सब कुछ अब किसको हैंड ओवर होगा? श्योरिटी को होगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं कि ए ने अपना गोल्ड की चेन एक गोल्ड स्मिथ के यहाँ दे दिया और उससे 1 लाख रुपए लेकर के आया, और वहां पे वो पर्सन नहीं चुका पा रहा है 1 लाख रुपए, और ना तो अपना रिटर्न वो ले पा रहा है गोल्ड की चेन। तो वहां पे श्योरिटी अगर वो पैसा चुका दे रहा है तो चैन पे भी राइट ऑफ श्योरिटी का हो जाएगा। मतलब सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि अगर श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर की जगह जिस चीज के लिए पैसा चुकाया उस चीज पे श्योरिटी का राइट आ जाएगा। ओके, अगर प्रिंसिपल डेटर उसे कैश दे देता है तब तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो सब्स्टिट्यूट कर जाएगा और फाइनली वो चीज ले लेगा, और नहीं देगा तो कोर्ट से ले लेगा। इवन देन हम कार का ही लेते हैं, जैसे कार का पैसा अगर श्योरिटी ने चुका दिया प्रिंसिपल डेटर का टू द क्रेडिटर को, और श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के पास कुछ भी नहीं है देने को कैश में, तो श्योरिटी यहाँ पे कोर्ट में जा करके उस कार का ऑप्शन चाहे करा दे या कार अपने नाम पे करवा सकता है। ओके, दैट इज अ राइट ऑफ सब्रोगेशन, मतलब कि सब्स्टिट्यूट हो जाना। ओके, सर एक बार रिपीट कर। टू द एक्सटेंट अमाउंट ही तो होगा ना, जितना उसने पे हाँ, किया उतने वो में तो है, वो तो रहेगा ही, जितना अमाउंट नेचुरल है वो रहेगा। तो ऑब्वियस है। हाँ, हाँ, तो चाहे एक ये तरह बताना, एक तरह से क्रेडिटर बन गया हो सर, क्रेडिटर को सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने। बिल्कुल। तो ये मैं कह रहा था, आप में से किसी ने पूछा था, सब्रोगेशन मतलब टू सब्स्टिट्यूट इन द सेंस कि जिस चीज के लिए पैसा जितना श्योरिटी देता है प्रिंसिपल डेटर के लिए, उस चीज को वो रिकवर कर सकता है। अगर कैश में ले गया तो ठीक है, नहीं जिसके लिए पैसा दिया वो चीज उससे रिकवर कर लेगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। ओके, डायरेक्टली राइट तो हमारा प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट है। अब राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, अब क्रेडिटर के अगेंस्ट भी कुछ श्योरिटी राइट हो रहे हैं जो इनडायरेक्टली फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको बाद में दिया गया है। तो पहला आता है इसमें भी राइट ऑफ सब्रोगेशन। ओके, अब क्रेडिटर के अगेंस्ट राइट ऑफ सब्रोगेशन में क्या आएगा? वो जो चीज है वो पहले तो उसके पास है, क्या नाम है, क्रेडिटर के पास है, वो उसके पास आ जाएगी। नहीं सर, क्रेडिटर की चीज, क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर बैंक वाला है। जैसे हाँ, तो समझिए बैंक को 5 लाख बैंक के ना, रुपए, बैंक ने 5 लाख दिया है, तो बैंक के पास उस जो चीज के लिए दिया है उसकी वो उसके पास गिरवी थी, वो क्रेडिट इसके पास आ जाएगी। वो उसके फेवर में उसको रिडीम नहीं करेगा प्रिंसिपल डेटर के, जब तक कि सियोरिटी का पैसा वो पहले इंतजाम करेगा, सियोरिटी को पैसा मिले उससे पहले, क्योंकि लोन तो पूरा चुकता हो गया। अब वो प्रिंसिपल डेटर आके कहे जी मेरी कार जो मॉर्टगेज थी वो आप लिख के दे दीजिए आरटीओ को कि अब ये बंधन मुक्त हो गई, लेकिन जब तक वो सियोरिटी का पैसा नहीं दे देगा या उसका इंतजाम नहीं करेगा तब तक वो उसको रिवोक नहीं करेगा उस गिरवी को। ये समझते हैं हम, तो इसका मतलब ये है। हाँ, मैं भी यही समझ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, सही है आप सबका,
उसी को थोड़ा आगे पीछे करके बताएं, ठीक है। सब्रोगेशन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्रेडिटर के अगेंस्ट मतलब सब्रोगेशन कर जाना। तो इसमें जब भी एक सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे उसका सारा अमाउंट देता है, आपकी आवाज चलेगी सर, आवाज क्लियर नहीं है सर। ऐसा आ रही है। अब आइए सर, अच्छा, बीच तो में मैं ये गायब कह रहा था, अच्छा अब तो आ रही सबको ना। यस सर। सो मैं ये कह रहा था कि जो पैसा सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे देता है, तो पैसा देने के बाद सिक्योरिटी का जो डेटर से रिलेशन होता है सिक्योरिटी से खत्म होकर क्लियर नहीं है इसका सब। बात। आवाज क्लियर नहीं है सर, आवाज क्लियर नहीं है। एक सेकंड में, अब कैसी वॉइस आ रही है? अब अब सही ठीक है। है। अच्छा, एक कॉल अब ठीक आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी प्रिंसिपल डेटर का पैसा सिक्योरिटी दे देता है, तो प्रिंसिपल जो डेटर है और जो सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर का रिलेशन चेंज हो जाता है और सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें से एब्रोगेट कर जाता है, एज अ क्रेडिटर। क्योंकि जो प्रिंसिपल डेटर पैसा क्रेडिट रियल क्रेडिटर मतलब बैंक वाले को देना था, अब वो प्रिंसिपल डेटर पैसा बैंक वाले को ना दे करके किसको देगा, सिक्योरिटी को। क्योंकि जो सिक्योरिटी एज अ वर्क कर रहा था, वो लोन चुकाने के बाद, वो पूरा पैसा देने के बाद किसमें से सैब्रोगेट हो गया, क्रेडिटर में, मतलब क्रेडिटर वाले प्लेस पे चला गया है, क्योंकि उसने रियल वाले क्रेडिटर का पैसा दे दिया है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ आया सर। यही हम कहना चाह रहे थे सर उस टाइम। हाँ सही है, बहुत इजी है। ऐसे समझो कि मैं सिक्योरिटी हूं आपके लिए, कैनरा बैंक को 5 लाख रुपीस का लोन आपका था, मैंने दे दिया। तो जब मैं केनरा बैंक को लोन दे दिया, तो केनरा बैंक आपके लिए एज अ क्रेडिटर था, बट लोन पाने के बाद वो तो चला गया, उसका रोल ही खत्म, उसका पैसा मिल गया तो उसका रोल खत्म। अब जो मैं एज अ सिक्योरिटी था, तो पैसे देने के बाद, आपका कर्ज देने के बाद, मैं सब्रोगेट कर जाऊंगा केनरा बैंक की जगह एज अ क्रेडिटर। तो जो मैं सिक्योरिटी था वो मैं क्रेडिटर बन जाऊंगा जब भी आपका मैं लोन उस बैंक को दे दूंगा, क्योंकि बैंक तो खत्म हो जाएगा, बैंक तो चला जाएगा अपना लोन पाते ही। बैंक का मतलब आपसे तभी तक रहता है एज अ क्रेडिटर जब तक आपका मतलब उसके ऊपर लोन रहता है। क्लियर? तो एक तरह से उसके शू में स्टेप इन कर जाएगा वो क्रेडिटर हाँ के। हाँ हाँ, सब्रोगेट का मतलब होता है टू सब्स्टिट्यूट हो जाना। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ सेट ऑफ। ओके, सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि प्रिंसिपल डेटर ने 2 लाख रुपए दे दिया है, और फिर से ओटी कहेगा कि मेरे को मतलब जितना लोन बचा उतना ही देना है, मतलब 2 ही लाख रुपए और देना है। तो 2 लाख रुपए और दे करके लोन का अमाउंट है, जैसे 5 लाख टोटल अमाउंट है, उसमें से प्रिंसिपल डेटर ने 2 लाख पहले दे दिया है, तो 3 लाख रुपए और दे करके सिक्योरिटी सेट ऑफ करा लेगा। ओके, सेट ऑफ का मतलब कुछ अमाउंट पहले दिया जा चुका है, कुछ अमाउंट और दे देगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठीक है, अच्छा तुमने इस कार के लिए 5 लाख रुपीस मतलब लोन हमें दिया था, ये तुम कार ले लो, कार की प्रेजेंट प्राइस है 3 लाख, तो 3 लाख सेट ऑफ कर लो और 2 लाख मैं तुम्हें और दे दूंगा। ओके, तो ये भी राइट किसके पास रहता है, सिक्योरिटी के पास अगेंस्ट क्रेडिटर। आपको समझ में आया? मैं फिर से बताऊं, कंफ्यूजन है। देखिए ऐसे समझिए, सेट ऑफ का मतलब होता है ना, पहले लोग कहते थे ना कि जैसे कि आप एग्जांपल, मैं आपको लोकल एग्जांपल देता हूं, तो उसमें ये है जैसे कि आपने 100 रुपए कुलदीप सर को एक बार उधार दिया था। ओके, और कुलदीप सर ने आपको 200 रुपए एक बार उधार दिया।
ओके, और जब ये 200 अपना मांगने लगे तो आप उनसे बोलोगे ना कि 100 मेरा पिछला वाला काट लो और ये 100 रख लो। ओके, तो ऐसी चीजों को हम सेट ऑफ बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ऐसे समझिए कि ए ने एक कार लिया लोन पे 5 लाख रुपए का। ओके, 5 लाख रुपए का लोन है उस कार पे, और श्योरिटी ने गारंटी दे दिया है 5 लाख रुपए का। और प्रिंसिपल डेटर को लगा कि ये कार से कुछ प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, मैं पैसे भी नहीं दे पाऊंगा। तो प्रिंसिपल डेटर ने कहा ये ऐसा है कि ये कार आप अपना ले लो, और कार की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है 3 लाख। 3 लाख सेट ऑफ कर लो, मतलब 3 लाख कार, मतलब कार लेना मतलब अपना, या कार को जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो उसका मतलब 3 लाख सेट ऑफ हो गया, मतलब 5 में से 3 माइनस हो गया, 2 मैं तुम्हें कैश में दे दूंगा। ओके, तो ऐसी चीजों को कहते हैं सेट ऑफ। तो ये सिक्योरिटी के पास राइट रहता है, लेकिन सिक्योरिटी इस राइट का तभी यूज करता है जब प्रिंसिपल डेटर किसी भी चीज के लिए एग्री होता है, मतलब इस तरीके के समझौते के लिए एग्री होता है विद द क्रेडिटर। क्लियर है? Is it clear to everyone? यस सर। नेक्स्ट आपका आता है राइट टू शेयर रिडक्शन। मीन्स इफ द प्रिंसिपल डेटर बिकम एन इंसॉल्वेंट, द सिक्योरिटी में क्लेम प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन हिज लाइबिलिटी। ये तो बहुत इजी है आई थिंक। इससे आपको कुछ आइडिया लग रहा है लास्ट वाले से? क्योंकि तो आज के डेट में मतलब सब लोगों ने बहुत सुना है। या मैं बताऊं लास्ट सर कोई, हाँ सर कोई एग्जांपल देकर समझाइए। हाँ, शेयर रिडक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं एज अ सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर की जगह पे, या प्रिंसिपल डेटर का 5 लाख पैसा, 5 लाख रुपए मैंने दे दिया बैंक को, और 5 लाख बल्कि बैंक को भी और चाहिए। 5 लाख तो मैंने दे दिया, 5 लाख और चाहिए था। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल डेटर वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो प्रिंसिपल डेटर की जो प्रॉपर्टी है वो तो उसकी ऑक्शन होगा। ऑक्शन होने 5 लाख बैंक को चाहिए, 5 लाख सिक्योरिटी को चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी ने भी 5 लाख दिया है। तो सिक्योरिटी उस शेयर में क्या रहेगा, उसका हिस्सेदारी रहेगी, प्रोपोर्शनेट हिस्सेदारी रहेगी। मतलब कि अगर टोटल 10 लाख रुपए का अगर वो बिक रहा है उसकी प्रॉपर्टी, तो वहां पे 5 लाख सिक्योरिटी लेगा, 5 लाख कौन लेगा? बैंक लेगा। ओके, मतलब शेयर में उसकी हिस्सेदारी रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के यहाँ पे पैसा दिया है। तो इंसॉल्वेंट के बाद जो भी उसका प्रॉपर्टी बिकेगा प्रिंसिपल डेटर का, तो उसमें बैंक एंड जो सिक्योरिटी है मतलब लायबिलिटी रहेगी, दोनों का अपने अपने मतलब जिसका जितना पैसा रहेगा उस प्रोपोर्शनेट उसके वहां पे क्या रहेगा? शेयर रहेगा, हिस्सेदारी रहेगी। क्लियर? सर ये इस तरह से है क्या, जैसे किसी ने किसी बड़ी कंपनी ने 1000 करोड़ का लोन लिया और वो दिवालिया होगी, इंसॉल्वेंट होगी, तो मतलब जो उसमें उसको रिड्यूस करके 56 करोड़ कर दिया मान लीजिए, तो श्योरिटी फिर 56 करोड़ के लिए लायबल रहेगा इंस्टेड ऑफ 1000 करोड़। हाँ, यही ज्यादा 56 के लिए रहेगा। और मेन चीज ये है जैसे कि कुछ अमाउंट साउंड नहीं आ रही सर की उनका वो यही मैं कह रहा था कि जैसे कि सिंपल सा आप एक लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि अगर जैसे कि 5 लाख रुपए प्रिंसिपल डेटर को देना था सिक्योरिटी को, 5 लाख रुपए प्रिंसिपल डेटर को देना था बैंक को। ऐसी सिचुएशन में अगर वो प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट होता है तो दोनों लोगों का, दोनों इन द सेंस सिक्योरिटी एंड क्रेडिटर का प्रोपोर्शनेट शेयर रहेगा उस प्रॉपर्टी में, जो कि प्रॉपर्टी ऑक्शन होने वाली है। इसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन होने वाली है प्रिंसिपल डेटर की। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये आपका काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। एक इसमें लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड सिक्योरिटी, पूछने के बाद एक पूछता है इसमें ये कि दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।
ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, तो इसको हम देखते हैं। तो देखो आपने अपने से बनाओगे, पहले तो आप दोनों का सेक्शन लिखोगे, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कौन सा सेक्शन में है? 124। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कौन सा सेक्शन में है? 126। ये तो क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट आता है कि पहले तो आपने सेक्शन बता दिया, आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा आप बताते हो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, तो डेफिनेशन वाला आपने पार्ट कवर कर लिया, वो भी हो गया आपका। ओके, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कौन कौन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मतलब पार्टी आप बताते हो। पार्टी में जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में दो लोग होते हैं, एक होता है इंडेमनिफायर, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिफायर वो होता है जो प्रॉमिस करता है, और जिसको लॉस होता है उसको इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपने 3 पर्सन देखा, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड सिक्योरिटी। ओके, लायबिलिटी की बात आते हैं तो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसमें इंडेमनिफायर ही लायबल होता है, मतलब जिसने प्रॉमिस किया है कि आपको लॉस होगा तो मैं दूंगा, वही होता है इंडेमनिफायर, वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, और जहां पे मोर देन वन सिक्योरिटी है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये सब क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। डाउट हो तो बता दीजिए, मैं फिर से बता देता हूं। ओके, हमने सेक्शन देखा, डेफिनेशन देखा, पार्टीज देखा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनिफायर, इंडेमनिटी होल्डर, गारंटी में प्रिंसिपल, डेटर, सिक्योरिटी एंड क्रेडिटर। लाइबिलिटी में बात करें तो इसमें इंडेमनिफायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इसमें आपका क्या हो रहता है कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है। बट ये बहुत ध्यान से रखना, ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो इंडेमनिफायर इंडेमनिटी होल्डर से करता है, पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, उसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला होता है आपका प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर के बीच, दूसरा क्रेडिटर एंड सिक्योरिटी के बीच, एंड तीसरा सिक्योरिटी एंड प्रिंसिपल, डेटर के बीच। ये कैसे 3 हो रहा है, कुछ आइडिया है या मैं एक्सप्लेन करूं? सर ये एक्सप्लेन कर दीजिए, इससे पूरा क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट बात। हाँ देखो, इसलिए हो रहा है। पहला जैसे यहाँ पे एग्जांपल है प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। इसमें क्या रहता है कि प्रिंसिपल डेटर बैंक से कहता है कि 5 लाख की आपकी कार है तो 2.5 लाख ले लो, और 2.5 लाख मैं आपको बाद में दूंगा बाय इंस्टॉलमेंट। तो ये पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 के बीच। दूसरा है क्रेडिटर एंड सिक्योरिटी के बीच, मतलब सिक्योरिटी ने 2.5 लाख रुपए का मतलब प्रिंसिपल, डेटर पे यहाँ पे गारंटी दिया, तो सिक्योरिटी क्रेडिटर से कहता है कि आप इसे 2.5 लाख दे दो, अगर ये 2.5 लाख नहीं दे पाया बाय इंस्टॉलमेंट तो मैं दूंगा। तो क्रेडिटर एंड सिक्योरिटी के बीच दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तीसरा है सिक्योरिटी और प्रिंसिपल, डेटर के बीच। यहाँ पे ये है सिक्योरिटी प्रिंसिपल, डेटर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए 2.5 लाख की गारंटी दिया हूँ, और तुम नहीं 2.5 लाख पे कर पाओगे तो तुम्हारे बिहाफ पे मैं 2.5 लाख तो दे दूंगा, लेकिन बाद में मैं वो 2.5 लाख तुमसे रिकवर करूंगा, चाहे तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे नीलामी ही क्यों न करानी पड़े। ओके, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होते हैं, वो आपने यहाँ पे देख लिया। इसमें अब डाउट है कोई? सर ये तीसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इम्प्लाइड होता है ना फिर, या लिखित में ही होता है जगह पे? हाँ सर, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। मैंने पहले बताया ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नहीं, हाँ नहीं, पर जरूरी नहीं है एक्सप्रेसिव हो, पहला तो एक्सप्रेसिव होगा ही होगा। हाँ हाँ हाँ, लास्ट वाला इम्प्लाइड बिल्कुल रहता है, वो ऑटोमेटिक मतलब सेल्फ इंक्लूडेड रहता है। जैसे अगर नहीं दिखा रहेगा ना तो भी इंक्लूडेड रहेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होगा वो। समझ गया सर। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। सर आपने लास्ट क्लास में बोला था एक कॉन्ट्रैक्ट को, ये तो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होने के लिए, कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपने लास्ट क्लास में कहा था कि ये जो श्योरिटी और प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर के बीच में सिर्फ 2 कंसिडरेशंस हैं, नॉट 3, बिकॉज आप प्रिंसिपल, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर को और
श्योरिटी को एक मानते हो, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हो गए? मैं बता रहा हूँ, जो लास्ट वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये इम्प्लाइड है, मतलब कि ये तब होगा जब ब्रीच होगा। एक्चुअली होता ये है ना, जैसे कि सिक्योरिटी कब आएगा रोल, मतलब उसका रोल कब आता है? सिक्योरिटी का रोल तब आता है जब प्रिंसिपल डेटर इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दे पाता, मतलब फ्यूचर को लेकर के है, और फ्यूचर को लेकर के कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। मतलब लॉ हमारा ये कहता है कि आप प्रेजेंट को लेकर के चीजों करो, प्रेजेंट को लेकर के कोई चीज आप करो। ओके, तो यहाँ पे जो 2.5 लाख रुपए का आपने गारंटी किसी की, कि अगर मान लीजिए अगर वो 2.5 लाख नहीं इंस्टॉलमेंट दे पाया, तो पहले उसकी वो बैंक कार खींच लेगा, मतलब कार वो ले लेगा, कार से भी उसका पैसा नहीं मिला तो मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल होगा। अगर वो फिर नहीं दे पाएगा तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगा, घर को अटैच करेगा। इवन देन प्रॉपर्टी उससे नहीं होता तो उसके घर में जो बर्तन वर्तन रखे रहते हैं उसको भी वो ऑक्शन करा देते हैं। ओके, तो 2.5 लाख उससे रिकवर हो जाता है, सिक्योरिटी तक बात ही नहीं आती। ओके, तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो कंसिडरेशन होता है बाय द प्रिंसिपल डेटर, वो इम्प्लाइड रहता है। इम्प्लाइड इन द सेंस कि इन फ्यूचर अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं दे पाया तो वहां पे सिक्योरिटी उनसे मतलब कि पैसा दे करके और प्रिंसिपल डेटर से लेगा। ओके, और दूसरा चीज आपको मैंने बताया था सेक्शन 125 है कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पे ये है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती, और सिक्योरिटी आज के टाइम पे उसी पर्सन के लिए बनेगा जिसका किसी के साथ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो। ओके, जैसे कि आप किसी से भी कह दो कि चलो मेरे ब्याह पे सिक्योरिटी बन जाओ, सिर्फ 50,000 के लिए बन जाओ, वो नहीं बनेगा। आपके लिए सिक्योरिटी वही पर्सन रेडी होगा जिसका आपके साथ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, लाइक वो किसी न तरीके से आपके साथ किसी न क्या बोलते हैं उसको, किसी न किसी वो नियरेस्ट रिलेटिव में आया, आपका उसके साथ बहुत अच्छा नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। कहने का मतलब है कि आपको बहुत खास है। ओके, तो ऐसी चीजों में भी कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? इसमें सर बैंक भी गारंटी उसी की लेता है जो कैपेबल हो, ये नहीं कि जैसे कोई मजदूर है जिसकी नहीं वो तो मतलब है ही है, जैसे कि जो गारंटी देना चाहेगा उसकी प्रॉपर्टी एटलीस्ट 3 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। जैसे 2.5 लाख का देना चाह रहा है तो 2.5 लाख अप्रॉक्स ऑफ 10। और दूसरी चीज, गारंटी आज के डेट में कोई किसी के लिए वही पर्सन जाता है जिसके साथ वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किसी न किसी तरीके से कोरिलेटेड होता है। तो ऐसी भी जगह किसी भी कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो क्लियर है सबको? सर कॉन्ट्रैक्ट तो 2 ही होने चाहिए ना फिर, नॉट 3? नहीं मैम, जरूर आप समझ नहीं पा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट 2 नहीं 3 है यहाँ पे। जो तीसरा भी है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिटन फॉर्मेट वाला नहीं, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, वो समझाने के पर्पज से बताया गया है। और चौथी चीज कि प्रिंसिपल डेटर और सिक्योरिटी के बीच हमेशा नेचुरल लव एंड अफेक्शन का रिलेशन रहता है। ओके, बट प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर तो एक दूसरे के लिए बिजनेसमैन रहते हैं। जैसे बैंक अपना बिजनेस कर रहा है, वो उसका प्रिंसिपल डेटर से कभी नेचुरल लव एंड अफेक्शन का रिलेशन नहीं रहता, इसलिए कहता है मेरा पैसा लाओ कहीं से भी लाओ। ओके, चाहे बैंक से लोन लो, कहीं से लो, कुछ भी करो, सिक्योरिटी लाओ, मेरा पैसा लाओ। बैंक जब लोन देता है सर तो इंटरेस्ट तो मिलता ही उसको। ये सर फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी ये बोल सकते हो। थर्ड पार्टी मॉर्गेज होता है ये, जिसका ज्यादा पड़ता है। जो आपको जो आप मॉर्गेज देते हो ना, उस थर्ड पार्टी का गारंटी दे रहा है तो उसमें ज्यादा मॉर्गेज देना पड़ता है। अमाउंट जो आपको सैंक्शन अमाउंट जो बैंक दे रही है उससे ज्यादा पड़ता है। अगर आप सेल्फ मॉर्गेज दे रहे हो तब उतना नहीं पड़ता है। हाँ, तो ये क्लियर है, मतलब जो प्रिंसिपल डेटर है, जो सिक्योरिटी है, उनके बीच आप फिलहाल ये समझो कि इनके बीच मतलब सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के लिए तभी गारंटी देता है जब दोनों में नेचुरल लव एंड अफेक्शन रहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के नियरेस्ट रिलेटिव में आते हैं, तो यहाँ पे वैसे भी कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट इन दोनों के बीच में सिर्फ सिक्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच पे किसी भी कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अगर वैसे मेन रीजन तो यही रहता है कि यहाँ पे वो चीज सिक्योरिटी पे आती ही नहीं। ओके, तो इसलिए सिक्योरिटी पहले से कोई गारंटी नहीं ले सकता, मेन लॉजिकल रीजन तो ये है। बट इसके अलावा अगर आप इतना एक्सप्लेन करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रिंसिपल क्रेडिटर के लिए दिखा सकते हो। मैंने एग्जांपल भी उस दिन बताया था कि जैसे आप सब जानते हो फेमस पर्सनालिटी
शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को जब बेल की रिक्वायरमेंट थी तो बेल जूही चावला जो शाहरुख खान की बहुत अच्छी फ्रेंड है उसने दिया था। सबके लिए नहीं दे सकते। ओके, तो ये चीजें रहती हैं। लास्ट आपका आता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में रिम्बर्समेंट होता है। रिम्बर्समेंट मतलब आप उस डैमेज को रिकवर कर सकते हो जो इंडेमनिफाई होल्डर को डैमेज होता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो श्योरिटी पैसा दिया रहता है क्रेडिटर को, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। कहने मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक तरीके से क्रेडिटर को सिक्योर किया जाता है और क्रेडिटर को सिक्योर किया जाता है बाय सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी के थ्रू गारंटी दिला करके क्रेडिटर को सिक्योर किया जाता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर आपका पैसा नहीं दे पाता है तो उस सिचुएशन में आपको सिक्योरिटी पैसा देगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आपका डैमेजेस मिलता है, मतलब कि जो भी इंडेमनिफाई होल्डर को जो भी डैमेज हुआ रहता है या जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ है तो वो डैमेज वो रिकवर कर सकता है इन द केस ऑफ एनी एक्सीडेंटल सिचुएशन। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे गारंटी की बात कह रहा है, गारंटी में कंसिडरेशन की बात कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ओके, अब प्रिंसिपल डेटर के साथ प्रॉमिस कौन फुलफिल करता है या प्रिंसिपल डेटर के लिए बेनिफिट कौन करता है? बैंक नहीं, वो कंपनी। ओके, जैसे कि कार की कंपनी है, महिंद्रा कंपनी हम ले लेते हैं, टाटा कंपनी ले लेते हैं। तो टाटा कंपनी ने जैसे ही अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया कि ठीक है आप एक सिक्योरिटी लाओ, मैं आपको ये कार दे दूंगा। तो जैसे वो प्रॉमिस कंप्लीट करता है या जो बेनिफिट है प्रिंसिपल डेटर का कि आप सिक्योरिटी लाओ मैं आपको ये कार दे दूंगा, तो कार पाना ही प्रिंसिपल डेटर के लिए बेनिफिट है। सो प्रिंसिपल डेटर को बाय क्रेडिटर वो कार मिलना, ओके, दिस इज ए कंसिडरेशन फॉर द सिक्योरिटी। यही सिक्योरिटी के लिए कंसिडरेशन है बाय क्रेडिटर। ओके, और सिक्योरिटी ने जो गारंटी दिया है, किसको गारंटी दिया? बैंक वाले उसको, मतलब महिंद्रा कंपनी को या टाटा कंपनी को। तो गारंटी देना ही कंसिडरेशन है उस कार कंपनी के लिए, क्योंकि गारंटी देने का मतलब कि अगर प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं दे पाया तो मैं दूंगा। ओके, समझ गया। दोनों कंसिडरेशन आ गए, दोनों जगह आ गए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। और दो तो कंसिडरेशन हमारे हो गए दोनों के बीच में, मतलब कि कार जो प्रिंसिपल डेटर पा रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कार हाँ। कंपनी ने प्रिंसिपल डेबिटर को जो कार दी वो कंसिडरेशन हो गया, और श्योरिटी के लिए ये कंसिडरेशन हो गया कि बैंक ने कार दे दी उसे। हाँ, और उसके लिए मतलब क्रेडिटर के लिए, मतलब बैंक, उसके लिए बैंक के लिए या टाटा कंपनी के लिए क्या कंसिडरेशन हुआ? उससे जो गारंटी मिल गया बाय सिक्योरिटी। ओके, समझ गया सर। एजेंट एक और है वो एजेंसी। इसके बाद कौन, मतलब मेजर हमारा यही था। इसके बाद बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। एंड देन हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा पार्टनरशिप एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ओके,